Hello student, welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now we are going to start our second part of chapter 7th, which is the interview written by Christopher Sylvester. तो डियर स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो लेसन है इंटरव्यू के बारे में है। इसमें लोगों के इंटरव्यू के बारे में अलग अलग ओपिनियन है। मीन्स कोई इंटरव्यू को अच्छा समझता है, कोई इसे एकदम घुटना जैसा महसूस करता है, कोई मानता है कि ये हमारे करियर को तबाह कर देता है, कोई मानता है कि ये हमारी लाइफ में एक घुसपैठ का काम कर रहा है। इसके बावजूद भी बहुत से सेलिब्रिटीज़ के जो है इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं। हम पढ़ते भी हैं, हम आए दिन टीवीज़ में भी देखते हैं, फ़ोन में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं। तो सेलिब्रिटीज़ के जो हमें इंटरव्यूज़ मिलते हैं, मीन्स इसमें कमियां होने के बावजूद भी लोग इसे पसंद करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजर को। In the first part of the lesson, the author says that the interview has acquired an important place in the journalism. इंटरव्यू को जर्नलिज्म के क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट स्थान मिला है, माना जाता है इसे इंटरव्यू को। ओवर द ईयर्स, कई सालों के बीत जाने के बावजूद भी, कई सालों से several thousand celebrities have been interviewed. कई हज़ार सेलिब्रिटीज़ जो है इंटरव्यू दे चुकी हैं। मीन्स कई सालों से, जब से इसका स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक जो है इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं। चाहे लोग इसे अच्छा माने, चाहे लोग इसे बुरा माने, फिर भी लोग इंटरव्यूज़ देते हैं। मैनी पीपल बिलीव्स दैट द इंटरव्यू इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रूथ इज़ एन आर्ट। कई लोग मानते हैं कि जो इंटरव्यूज़ है एक सच्चाई का सोर्स है, और कई इसे कला मानते हैं। बट अ नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज़ हेट बीइंग इंटरव्यूड, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज़ जो है इंटरव्यू देने से एक नफ़रत करते हैं। वो अपना साक्षात्कार नहीं देना चाहते, वो नफ़रत करते हैं। दे थिंक दैट इट इज़ एन अनवांटेड इंट्रूजन इन देयर लाइफ्स। वे मानते हैं कि ये एक बेकार का काम है, बेकार का हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी है, हम नहीं चाहते। दे फील दैट द इंटरव्यू मेक्स दैम फील स्मॉल। उनका मानना है कि जो इंटरव्यू है उन्हें स्मॉल फील कराता है, मीन्स उनकी जो पर्सनैलिटी उनको कम करता है, उनकी जो लाइफ को, सच्चाई को दिखाता है। तो उनकी जो समाज में जो रिस्पेक्ट उनको मिलती है, जो उनको स्थान मिला हुआ था, उसको कम कर देता है। वी एस नेपॉल बिलीव्स दैट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू पीपल लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। तो वी एस नेपॉल वो कहते हैं कि जो लोग हैं इसके अंदर अपनी लाइफ का एक पार्ट जो है खो देते हैं। उनका मानना है कि साक्षात्कार के दौरान जो व्यक्ति अपने अस्तित्व का कुछ भाग खो बैठता है। Lewis Carroll had just horror of the interviewer and never consented to be interviewed. जो लुइस कैरोल जो है, लुइस कैरोल हैड जस्ट हॉरर। जो लुइस कैरोल है वो साक्षात्कार से भयभीत होते हैं, उनको भय लगता है, और वह कभी भी साक्षात्कार देने के लिए राजी नहीं होते, कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। रुडयार्ड किपलिंग जो है कंसिडर्ड एंड इंटरव्यू एक क्राइम मानते हैं, एंड असल्ट एक आक्रमण मानते हैं, एक कावर्डली एक्ट एंड वाइल। उनका मानना है कि जो साक्षात्कार क्या है, किपलिंग का मानना है कि जो साक्षात्कार एक अपराध है, एक तरह का हमला है, एक कायरतापूर्ण कार्य है और एक बेकार मानता है। कौन? किपलिंग। जेट फिर भी किपलिंग हैड इंटरव्यूड मार्क ट्वेन। फिर भी जो किपलिंग ने इंटरव्यू दिया हुआ है, मीन्स वो उनको अच्छा नहीं मानते हैं, फिर भी किपलिंग ने मार्क ट्वेन का जो है साक्षात्कार लिया था। मीन्स कि उनकी खुद की जो राय अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। G.S. Wells referred to the interviewing ordeal, but he was frequently interviewed. जो G.S. Wells है वो इंटरव्यू को एक कठिन कार्य मानते हैं। वो मानते हैं कि G.S. Wells ने साक्षात्कार की कठोर परीक्षा का जिक्र किया था, मगर उसका जो साक्षात्कार है अक्सर लिया जाता था, फिर भी वो फ्रीक्वेंटली इंटरव्यू उनका लिया जाता था। Once he himself interviewed Joseph Stalin, the Russian leader. Saul Bellow, the American writer, was frequently interviewed. He once described interview as being like thumbprints on windpipe, जैसे कि हमारे अंगूठे से और हमारी श्वास की नली पे किसी ने अंगूठा से दबाव दे दिया हो। तो once he himself interviewed Joseph Stalin, तो वो मानते हैं कि एक बार उसने स्वयं रूस के नेता जोसेफ स्टीफन का साक्षात्कार लिया था। अमेरिकी लेखक सोल बेलो का भी कई बार जो है साक्षात्कार लिया जाता है। एक बार उसने स्वयं रूस लिया जाता है। उसने साक्षात्कार का वर्णन जो है कैसा माना है? सांस की नली पर किसी अंगूठे के रूप में किया मानता है। ऐसा लगता है कि मानो अगर कोई उनका साक्षात्कार लेता है तो जैसे किसी ने सांस की नली पर अंगूठा लगा दिया और उनको दबाव दिया, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो ऐसा मानते हैं। सोल बेलो
द अमेरिकन राइटर वॉज फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूड, उसी के बारे में बताया जा रहा है। येट फिर भी डिस्पाइट इट्स ड्रॉबैक्स, इसके ड्रॉबैक्स, इसमें कमियां होने के बावजूद भी द इंटरव्यू इज़ ए गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें इतनी कमियां मानने होने के बावजूद भी लोग जो है इंटरव्यू को एक कम्युनिकेशन का एक अच्छा माध्यम मानते हैं। अकॉर्डिंग टू डेनिस ब्रेन, मोर देन इन एनी अदर टाइम, our most vivid impression of our contemporaries are through the interviews. The interviewer hold a position or power and influence. तो इसमें बोला गया है कि डेनिस बेरियान के अनुसार किसी भी अन्य समय की अपेक्षा हमारे समकालीन कंटेम्प्रेरी, हमारे समकालीन लोगों के बारे में हमारे स्पष्ट विचार साक्षात्कार के द्वारा ही बने थे। मीन्स जो समय के जो लोग होते हैं उसके बारे में जो स्पष्ट विचार जो होते हैं वो हमें इंटरव्यू के द्वारा ही पता चलते हैं। साक्षात्कार लेने वाला जो व्यक्ति है, लेने वाला शक्ति और प्रभाव का स्थान रखता है। द सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको, जिसका जो सेकेंड पार्ट है इंटरव्यू का, मैंने पहले बताया था इस लेसन के 2 पार्ट है। जो सेकेंड पार्ट है, इस पार्ट में अम्बर्टो इको ने अपना एक इंटरव्यू दिया है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उससे एक अंश लिया गया है। अम्बर्टो इको का इसमें इंटरव्यू है सेकेंड पार्ट में। जो सेकेंड पार्ट है इस लेसन का, इसमें अम्बर्टो इको ने अपना एक इंटरव्यू दिया, तो इसमें उसका एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है। द इंटरव्यूअर जो है इज़ मुकुंद पद्मनाभन, जो किसको इंटरव्यू लेने वाले हैं, जो साक्षात्कार जो लेने वाले हैं वो कौन है, हिंदू के द पद्मनाभन है, पद्मनाभन। मुकुंद जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो पूछते हैं इको से हाउ ही इज़ एबल टू डू मैनी थिंग्स, वो इतनी सारी चीज़ें करने में कैसे एबल हो जाते हैं, मीन्स वो एक साथ इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं, इतने सारे टॉपिक्स पे कैसे लिख लेते हैं। तो इको का मानना है कि हमारी लाइफ में स्पेस टाइम बहुत होता है, खाली टाइम बहुत होता है। हम जब किसी का वेट कर रहे होते हैं, किसी काम का वेट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास टाइम खाली होता है, चाहे वो 10 मिनट्स का हो, तो उस मिनट में हम अपना एक छोटा सा आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मीन्स हमें लाइफ में जो है वेट नहीं करना, मीन्स खाली नहीं निकालना है। हमारे जो खाली समय है उस खाली समय में हमें अपने आप को कुछ ना कुछ लिखने में कोई ना कोई वर्क हमें करना चाहिए जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट होता है। तो वही बताते हैं। द इंटरव्यू जो मुकुंद आस्क इको हाउ ही इज़ एबल टू डू सो मैनी थिंग्स, वो इतनी सारी चीज़ें करने में कैसे एबल हो जाते हैं। इको रिप्लाइज दैट ही हैज़ सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, उनमें कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, दार्शनिक कुछ इंटरेस्ट है। ही परस्यूज दिस इंटरेस्ट थ्रू हिज नॉवेल्स एंड हिज एकेडमिक वर्क, और इस वे अपने इस इंटरेस्ट को कैसे उजागर करते हैं, हम तक कैसे पहुँचाते हैं, नॉवेल्स और एकेडमिक वर्क के जरिए इन चीज़ों को वो हमें अपने इन चीज़ों को उसमें वहाँ पे दिखाते हैं। ही शोज दिस इंटरेस्ट इन हिज बुक्स वे फॉर इन चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन के लिए बुक्स लिखते हैं, उसमें अपने इंटरेस्ट को दिखाते हैं। विच आर अबाउट नॉन वायलेंस और पीस, जो कि नॉन वायलेंस अहिंसा और पीस के बारे में होती है। मीन्स उन्हें अपना इंटरेस्ट दिखाना है, तो अपना इंटरेस्ट जिस चीज़ में वो किसके थ्रू दिखाते हैं, वो बुक्स लिख के दिखाते हैं। और उन्होंने बच्चों के ऊपर भी कुछ बुक्स लिखी है, उसमें नॉन वायलेंस और पीस के बारे में लिखा है। तो वो लिखते तो एक टॉपिक के बारे में, बस उसमें बहुत सारे टॉपिक का जिक्र हो जाता है और अपने खाली समय में इन सबको लिखते हैं, इसलिए वो चीज़ को कर पाते हैं। देन इको टेल्स द इंटरव्यूअर्स ही सीक्रेट, तब जो इको है उस इंटरव्यूज़ को अपने सीक्रेट रहस्य के बारे में बताते हैं कि वो कैसे इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं। ही सेज दैट वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, वो माँ कहते हैं कि हम सब जो है बहुत सारा एम्प्टी स्पेस रखते हैं इन आवर्स लाइफ, अपनी लाइफ में। ही कॉल्स दैम इंटरेस्टिस कहते हुए इन्हें इंटरेस्टिस कहते हैं। ही गिव्स मुकुंद एन एग्जाम्पल, में मुकुंद को एग्जाम्पल भी देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे इंटरवल्स होते हैं, बहुत सारा अंतराल होता है। ही गिव्स मुकुंद को एग्जाम्पल देते हैं। ही आस्क हिम टू सपोज दैट ही इज़ कमिंग टू इकोज प्लेस, सपोज कीजिए कि तुम इको मेरे से मिलने आ रहे हो, मेरे स्थान पर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। द टाइम ड्यूरिंग विच इको इज़ वेटिंग फॉर मुकुंद इज़ एन इंटिक्स और एन एम्प्टी स्पेस, उस समय जब इको जो है मुकुंद का इंतजार कर रहा है, तो वो समय मेरे पास क्या एम्प्टी स्पेस है, एक अंतराल का समय है जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो वो जो टाइमिंग चाहे 10 मिनट की है, चाहे 5 मिनट्स की है, चाहे 50 मिनट्स की है, उस टाइमिंग में मुझे वो टाइमिंग को वेस्ट नहीं करना है, उसका यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है उस समय को। तो इको सेज दैट ही वर्क्स इन सच एम्प्टी स्पेस, वो उस एम्प्टी स्पेस में क्या वर्क करेगा। ही टेल्स हिम, उसे बताता है कि दैट ही हैज़ ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल वाइल वेटिंग फॉर हिम, उसे बताता है कि जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था तो मैं ऑलरेडी एक आर्टिकल्स लिख चुका था। मीन्स मैंने तुम्हारा खाली वेट ही नहीं किया, मैं वेट जब कर रहा था उससे पहले मैंने एक आर्टिकल भी लिख लिया था। द इंटरव्यू आस्क अम्बर्टो इको वाई द स्टाइल ऑफ हिज
scholarly work and his non-fictional writing has a personal and peculiar quality to it। जो इंटरव्यूज़ है यानी साक्षात्कार लेने वाले हैं वो मेट्रिको से पूछते हैं कि उसका जो स्कॉलरी वर्क है, विद्वतापूर्ण जो काम है, और नॉन फिक्शन होता है जो यानी गैर उपन्यास जो राइटिंग है, वो उसका एक अलग से खास गुण क्या है, पर्सनल एंड पिकुलर क्वालिटी क्या है, उसकी एक अलग सी क्वालिटी क्या है। इन रिप्लाई उत्तर में इको रिकॉल्स द टाइम व्हेन ही सबमिटेड हिज फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन इन इटली। तो इको जो है रिप्लाई करता है कि इको वह याद करता है कि जब उसने इटली में अपनी पहली डॉक्टरेट का शोध ग्रंथ दिया था। देन वन ऑफ हिज प्रोफेसर हैड कमिटेड दैट स्कॉलर लर्न अ लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट। तब उसके एक प्रोफेसर ने कमिट किया था कि जो विद्वान लोग होते हैं वो किसी भी विषय के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। मीन्स उनको एक टॉपिक दिया जाता है, एक सब्जेक्ट दिया जाता है, सर्टेन सब्जेक्ट, उसके बारे में पहले वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। देन दे मेक ए लॉट ऑफ हाइपोथेसिस एंड करेक्ट देम। तब उनके बारे में अनुमान लगाते हैं और उनको ठीक करते हैं। एंड एट द एंड, और अंत में दे पुट द कंक्लूजन, फिर अंत में जाके वो कंक्लूजन निकालते हैं। पहले जो उनको सब्जेक्ट दिया जाता है, जो भी सर्टेन सब्जेक्ट होता है, उनके बारे में बहुत अच्छे से सीखते हैं, जानते हैं, उन पर अनुमान लगाते हैं, उनको करेक्ट करते हैं, फिर उनके कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, इको हैड टोल्ड द स्टोरी ऑफ हिज रिसर्च इंक्लूडिंग इवन हिज ट्रायल ऑफ एरर्स। इसके विपरीत, लेकिन जो इसके विपरीत है, जो प्रोफेसर क्या करते हैं, वो बताते हैं कि इको ने अपने शोध की कहानी बताई थी, उसमें वो ट्रायल करते हैं और एरर भी करते हैं, उसमें प्रयत्न और गलतियां भी शामिल थी। इसके साथ ही लेकिन प्रोफेसर ने यह बात भी पहचानी थी। एट द सेम टाइम हाउएवर द प्रोफेसर हैड रिकॉग्नाइज्ड दैट ही वाज राइट। इसके साथ ही प्रोफेसर ने यह पहचान किया था कि इको जो था राइट था, सही था। इको पब्लिश्ड हिज डिसर्टेशन इन अ बुक फॉर्म। इको ने जो अपनी डिसर्टेशन थी वो बुक के फॉर्म में उन्होंने अपनी डिसर्टेशन को पब्लिश किया था। इको ने उसने समझ लिया था, इको ने जो अपनी जो बुक वो एक बुक की तरह से उसने पब्लिश की थी, एक कहानी की तरह से उसने अपनी पब्लिश की थी अपनी डिसर्टेशन को। इको ने बताया इंटरव्यूअर को दैट एट दैट टाइम, उसमें एट द एज ऑफ 22, उसमें 22 की एज में, इको ने बताया कि उसमें 22 की एज में ही हैड अंडरस्टूड दैट, वह समझ गया था कि स्कॉलरी बुक है जो शुड बी रिटन बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ रिसर्च। दैट इज़ वाई इकोज इजी ऐसे ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट। तो उसने बताया, उसने समझ लिया था कि जो विद्वतापूर्ण किताबें हैं, अपने शोध की कहानी बताकर लिखी जानी चाहिए, उसमें एक स्टोरी होनी चाहिए, स्टोरी ऑफ रिसर्च की उसमें स्टोरी होनी चाहिए। और यही इसलिए इको के जो लेख होते हैं वो क्या होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं। वर्णन होता है उसमें अच्छी तरह से, नैरेटिव क्या होता है, उनका जो स्टाइल होता है, जो उनकी जो नॉवेल्स होते हैं। ही हैज़ रिटन 40 स्कॉलरी वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन बट ओनली 5 नॉवेल्स। तो इको ने क्या किया है, इको ने कितने लिखे हैं, उन्होंने इको ने 40 स्कॉलरी जो है गैर उपन्यास कृतियाँ लिखी है और केवल 5 उपन्यास लिखे हैं इको ने। ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स एट द एज ऑफ 50, उन्होंने 50 की एज में अपने नॉवेल्स लिखने शुरू कर दिए थे। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ओनली नॉवल सेटिस्फाइज टेस्ट फॉर नरेशन। केवल जो नॉवल लिखते हैं वो उस नरेशन, उनका जो नरेशन है उसमें जो वर्णन करते हैं उसी से वो सेटिस्फाई होते हैं। इको ने साक्षात्कार को बताया कि उपन्यास ही जो है नरेशन, उपन्यास नॉवेल्स जो है वही उसके वर्णन की रुचि को संतुष्ट कर पाते हैं, उसमें वो अच्छे से वर्णन करते हैं। Mukund, the interviewer, asked him if he bothers him when most people recognize him as a novelist only। तो जो मुकुंद है जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं वो उससे पूछते हैं कि वो बोदर फील करते हैं, एक मतलब परेशानी फील करते हैं जो मोस्ट ऑफ पीपल जब उन्हें एक नॉवेलिस्ट के रूप में पहचानते हैं, उपन्यासकार के रूप में। तो इको सेज दैट इट डजेंट बॉदर हिम बिकॉज ही कंसिडर्स। इको उन्हें कहते कि वह बॉदर फील नहीं करते हैं जब लोग उन्हें क्या समझते हैं, क्योंकि ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडे। क्योंकि वो स्वयं को क्या मानते हैं, एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानते हैं जो कि संडे को यानी रविवार को उपन्यास लिखता है। मीन्स लोग उन्हें कुछ भी कहें उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता, बट वो खुद को पहले प्रोफेसर मानते हैं और बाद में वो अपने आप को उपन्यासकार मानते हैं। उनका मानना है कि जो संडे जो कि खाली समय होता है उस समय मैं उपन्यास लिखता हूँ, बाकी दिन मैं अपना वर्क करता हूँ।
देन मुकुंद टॉक्स अबाउट इकोस फेमस द नेम ऑफ द रोज। तब मुकुंद जो है इमो के प्रसिद्ध द नेम ऑफ द रोज़ के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ वेरी सीरियस नॉवल, ये बहुत ही गंभीर उपन्यास है। इट इज़ अ डिटेक्टिव स्टोरी एट वन लेवल बट इट इज़ आल्सो ए डीप स्टडी इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। हालांकि यह एक डिटेक्टिव स्टोरी, एक जासूसी कहानी है, मगर यह एक अलौकिकता, एक धर्म विज्ञान और एक मध्ययुगीन इतिहास का एक गहन अध्ययन भी है। मीन्स इसमें नेटो ने इनके बारे में लिखा है, एक मध्ययुगीन इतिहास का भी इसमें जिक्र किया गया है। येट फिर भी इट टर्न आउट टू बी ए ह्यूज सक्सेस। फिर भी मीन्स इसका जो टॉपिक है, मीन्स ऑलमोस्ट लोग ऐसे टॉपिक को कम पसंद करते हैं, फिर भी इसको काफ़ी ह्यूज सक्सेस मिली, सफलता मिली। मुकुंद आस्क इको इफ़ ही वॉज पजल्ड बाय इट्स अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। तो मुकुंद जो है इको से पूछते कि क्या वो मतलब कि एकदम हैरान हो गए थे इसके अनएक्सपेक्टेड सफलता से। तो इको सेज दैट, इको कहता है कि ही वॉज नॉट पजल्ड बट द जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर वर पजल्ड। वे पजल्ड नहीं हुए थे, लेकिन जो जर्नलिस्ट थे और पब्लिशर थे, वो जो थे पत्रकारिता वाले और जो पब्लिशर थे, वो पजल हुए थे, वो हैरान हुए थे कि इसको इतनी फेम कैसे मिली है। इट इज़ जनरली थॉट दैट द कॉमन पीपल डू नॉट लाइक सीरियस और डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। ऐसा जनरली सोचा जाता है कि समझा जाता है, माना जाता है कि जो कॉमन पीपल होते हैं वो गंभीर और जो डिफ़िकल्ट रीडिंग होते हैं उस अनुभव को पसंद नहीं करते। मीन्स जो लोग हैं ना, जो ईजी सा होता है स्टोरी टाइम में, तो उसे पसंद करते हैं, डिफ़िकल्ट और सीरियस टॉपिक को पसंद नहीं करते। दे लाइक टू द पुअर क्वालिटी, वे पुअर क्वालिटी को पसंद करते हैं। द नेम ऑफ द रोज़ सोल्ड बिटवीन 10 मिलियन एंड 15 मिलियन। इसकी जो कॉपी थी 10 मिलियन से लेके यानी 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक इसकी कॉपियाँ बिक चुकी थी। 15 मिलियन से लेके 10 मिलियन से लेके 15 मिलियन तक इसकी कॉपियाँ जो थी बिक गई थी। येट अकॉर्डिंग टू इको, इको के अनुसार ही रिच्ड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। फिर भी इको के अनुसार ये जिस हिसाब से लोग हैं उसकी बहुत कम परसेंटेज लोगों तक ही पहुंची है। वैसे इको को इतनी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा कॉपियाँ बिकी है, फिर भी इको ने ये अनुमान लगाया कि अगर लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से परसेंटेज ये थोड़ी कम है। बट इट इज़ एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर्स हु डू नॉट वांट इजी रीडिंग एक्सपीरियंस। तो फिर भी इको के अनुसार वह पाठकों के केवल थोड़े अनुपात तक पहुंचा, मगर ये पूरी तरह से वही पाठक थे जो आसान प्रकार का पठन अनुभव नहीं चाहते। ये उन पाठकों ने ली थी कि जो इजी नहीं पढ़ना चाहते, जो डिफ़िकल्ट पढ़ना चाहते, सिर्फ उन्होंने इसको पढ़ा है। इजी रीडिंग एक्सपीरियंस वाले ने नहीं से पढ़ा। मुकुंद वॉन्ट्स टू नो इफ़ द गॉड सक्सेस of his novel The Name of the Rose is due to the fact that it deals with a period of medieval history. मुकुंद जानना चाहता है कि क्या उसके उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की सफलता इस कारण है कि जो मुकुल है, मुकुंद वांट्स टू नो जानना चाहता है कि द ग्रैंड सक्सेस ऑफ हिज नॉवल, उनकी जो नॉवल की जो इतनी ग्रैंड सक्सेस है किस वजह से हुई है। क्या जो उन्होंने इसमें एक पीरियड का जिक्र किया है, एक मध्यकालीन हिस्ट्री का जिक्र किया है, इस वजह से इसको प्रसिद्धि मिली है। तो इस पर इको कहते हैं, इको सेज दैट ही ऑफन टेल्स स्टोरीज लाइक ए चाइनीज़ वाइज मैन। तो इको कहता है कि वह प्राय एक चीनी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह कहानियाँ बताता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि बिफोर हिज बुक अपीयर्ड ए नंबर ऑफ बुक्स हैड बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट। वो कहते हैं कि मेरी बुक से पहले इस टॉपिक पर, मध्यकालीन पास्ट के टॉपिक पर बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी है। यही नहीं है कि मैंने ही पहली बार इस टॉपिक पे लिखा, मैं इससे पहले भी बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी है। ही थिंक्स दैट, वे मानते हैं कि द सक्सेस ऑफ अ बुक की जो सक्सेस है इज़ ऑलवेज ए मिस्ट्री, हमेशा एक मिस्ट्री रही, एक रहस्य रही है। नो वन कैन प्रिडिक्ट इट, कोई भी इसके बारे में पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि इफ़ ही हैड रिटन हिज नॉवल 10 years अर्लियर, वह कहता है कि अगर इस टॉपिक को, इस बुक को 10 साल पहले लिख लिया जाता और 10 years लेटर और 10 साल बाद में लिख लिया जाता, तो इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो शायद उसे इतनी सफलता नहीं मिलती। वाई हिज नॉवल सक्सीड एट दैट टाइम इज़ ए मिस्ट्री। इस समय उसका जो उपन्यास है क्यों सफल हुआ, यह एक मिस्ट्री है। तो इसमें इको बताते हैं कि जो बुक है वो सफल होगी नहीं होगी इसके बारे में किसी को नहीं पता, ये एक रहस्य होती है। तो मेरी बुक जो है अब सफल हुई है, तो मैं पहले से इसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता था। तो यहाँ पे जो अम्बर्टो इको ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने बुक लिखी थी तो वो यहाँ पे एक समझदारी चीनी व्यक्ति की कहानी जो बताया गया, इसमें बताते हैं कि वो कहते हैं कि वो अम्बर्टो इको जो कहते हैं वो कहते हैं कि हो सकता है, परंतु मैं आपको एक दूसरी कहानी बताता हूँ
मुकुंद को बता रहे हैं कि मैं प्राय किसी समझदार चीनी व्यक्ति की तरह कहानियाँ सुनाता हूँ, जैसे वो कहानी सुनाते हैं। तो मेरे एक अमेरिकन प्रकाशन ने कहा था कि हालांकि वह मेरी किताब पसंद करती है, हालांकि उन्हें मेरी किताब तो पसंद है, फिर भी उसने कहा कि पर ऐसे देश में जहाँ किसी ने कैथेड्रल नहीं देखा अथवा लैटिन नहीं पढ़ी है, उसे 3,000 से अधिक प्रतियां बिकने की आशा नहीं। उसने कहा कि आपकी जो प्रतियां 3,000 से ज़्यादा नहीं बिकेगी, लोग इसे कम पसंद करेंगे। हालांकि वो मेरी बुक को पसंद कर रही थी। अतः मुझे 3,000 प्रतियों का एडवांस दिया गया था, बस 3,000 प्रतियों का मुझे एडवांस मिला था, परंतु अंत में यह अमेरिका में 20 से 30 लाख की बिकी। तो वो कहते हैं कि किसी को नहीं पता कौन सी बुक किसकी कितनी सक्सेस कर पाएगी, कितनी नहीं कर पाएगी, और ये मेरी बुक इतनी बिकी, तो यह एक रहस्य ही बना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा जो है लेसन ख़त्म होता है। इसमें सिर्फ इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। इसके जो क्वेश्चंस है बिल्कुल ईजी है। मैं आपके इसके क्वेश्चन जो व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग। ओके।